मैं सबके सामने ओपनली कह रहा हूं, अगर सब क्लासिफिकेशन करने से अनुसूचित जाति की उन जातियों को मौका मिल सकता जो बिल्कुल को नहीं मिला है तो भैया कर दो, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताओ करोगे कैसे। उससे पहले लागू नहीं होने देंगे, पहले ये बताओ करोगे कैसे। क्योंकि जब नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो कहीं पे वैकेंसी एससी की 1 है, कहीं पे 2 है, 1208 के करीब अनुसूचित जाति की जातियां हैं। जैसा मैंने बताया हरियाणा के अंदर 78 जातियां हैं, किसी स्टेट में 200 जातियां हैं, दिल्ली के अंदर 28 जातियां हैं। तो अगर वैकेंसी 1 है या 2 है, उसको आप 78 जातियों में कैसे बांटोगे। मान लो आपने कहा कि 2 सब क्लासिफिकेशन करके 2 क्लास बना दिया आपने अनुसूचित जाति की, और वैकेंसी निकली 3। अब 3 वैकेंसी में उन 2 ग्रुप में आप 3 को बांटोगे पहले, तो चलो 1.5 उधर दे दी, 1.5 इधर दे दी। एक के अंदर 78 में से 28 जाती हैं, एक के अंदर 50 जाती हैं। तो जो 1.5 वैकेंसी 28 में कैसे बांटोगे और 50 जातियों में कैसे बांटोगे, इसका क्या रोड मैप है आपके पास? क्या इसका कोई आपने कोई डाटा कलेक्ट, कोई स्टडी तैयार की है, कोई रिपोर्ट है ऐसी? कैसे बांटोगे? और दूसरी बात, अगर कहो जी एक बार एक को मौका, एक बार दूसरी जाति को, फिर तीसरी जाति को, 500 साल तक भी इन 78 जातियों को भी हक नहीं मिलेगा। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय हवा में जजमेंट दे रहा है? जब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं है, किसी सरकार ने स्टडी कराई नहीं है, पूरा विपक्ष कह रहा जाति जनगणना होनी चाहिए, केंद्र कह रहा नहीं कराएंगे, इससे समाज बटेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये एम्पिरिकल डाटा चाहिए तब ये जजमेंट लागू होगी, वरना अंडर रिव्यू है। तो पहले आप एम्पिरिकल डाटा लाओ। एम्पिरिकल डाटा के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को जाति जनगणना, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे और जल जंगल जमीन में किसको क्या मिला, किसकी स्थिति कैसी है, किसकी एजुकेशन का क्या लेवल है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो भैया जाति जनगणना करा दो, फिर ये भी पता लग जाएगा कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, किसको कितना ज्यादा मिला, किसको कितना कम मिला। फिर ये भी पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर फला तरह की नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसी कौन सी जाति जो पिछड़ गई जिनके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो पहले तो उन्हें क्वालिफिकेशन तो दो, कुछ एग्जाम में बैठ पाए। और उसके बाद अंतिम बात, जब आपने देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, तो आपने रेलवेज आधे से ज्यादा बेच दिया, एयर इंडिया पूरा बेच दिया, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, बंदरगाह सारे बेच दिए, आईटीडीसी के आधे से ज्यादा होटल बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, गैस कंपनियां, पेट्रोल कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, सब कुछ तो आपने बेच दिया। तो नौकरी तो खत्म होगी। जैसा मैंने भी बताया, केंद्र सरकार की आधी नौकरी तो पहले कम हो चुकी है। सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को जोड़ लो तो 1.5 करोड़ सरकारी नौकरी है, और देश की जनसंख्या 144 करोड़ है। इस 1.5 करोड़ में अनुसूचित जाति जनजाति का पूरा भी जोड़ लो, ओबीसी का भी जोड़ लो, कितना मिल जाएगा भाई? 1.5 करोड़ में से मान लो ईमानदारी से भी दे दें और 70 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को। सपोज करो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ईमानदारी से भी नौकरी दे दें, तो अगर 70-75 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उस 144 करोड़ में 110 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50 लाख को भी आपने अगर दे दी तो 109.50 करोड़ लोग को तो नौकरी आप नहीं दे पाओगे, और जिनके पास पैसा व्यापार करने के लिए भी नहीं, वो व्यापारी भी नहीं बन पाएंगे। और इस मनुस्मृति के चलते उनको जल जंगल जमीन में हिस्सा नहीं मिला, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, व्यापार करने पे भी बंदिश थी। तो वो इतने पिछड़ गए हजारों साल तक। 75 साल के इस थोड़े से चुटकी पर रिजर्वेशन दिया, इसमें तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट के भी पेट में दर्द है, हाई कोर्ट के भी पेट में दर्द है, पूरा केंद्र सरकार, सारी राज्य, सारे नेता जागरूक हो गए, सबका जागृति आ गई एकदम। दलितों में नुकसान हो रहा है, आधे फायदा उठा रहे, आधे। अरे भाई दोगे कैसे? पहले जल जंगल जमीन को बांटो, नेचुरल रिसोर्सेज को बांटो, इंडस्ट्रीज को बांटो, ट्रेड में मौका दो, उसके बाद आप सब क्लासिफिकेशन की बात करना। पहले आप ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह खत्म करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, और जो जो आपने भेज दिया उसका दोबारा से राष्ट्रीयकरण करो। कुछ कहते कैसे होगा? इंदिरा गांधी जी ने भी तो राष्ट्रीयकरण किया था ना, तब हो सकता था, तो आज भी हो सकता है। नीयत चाहिए, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हो? क्यों ना मांगे भाई? कह रहे वो तो प्राइवेट है, अपने पैसे से लगाया। अपने से कहां लगाया? सरकार से जमीन ली सस्ते दर पे,
जब आप सरकार का किसी रूप में फायदा उठाते हो तो सरकार की नीतियां आपके ऊपर उसी दिन लागू हो जाती है जिस दिन सरकार से आप लाभ उठाते हो। दूसरी बात, जमीन सरकार से सस्ते दर पर ले ली, उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए और काम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंकों से लोन ले लिया। बैंकों में हमारा पैसा है, हम तो व्यापार नहीं कर पाते क्योंकि पैसा नहीं है। बैंक में हमारा जो थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन हमारी संख्या तो सारा पैसा जोड़ के खरबों रुपये हो जाता है और बैंक उसे तुम्हें दे देती है। तुम हमारे पैसे से फिर व्यापार शुरू करते हो और फिर पूरे देश पे काबिजों का कब्जा करके मालिक बन बैठते हो। फिर कहते हो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों? अरे जब हमारे पैसे से तुम व्यापार कर रहे हो और हमारी देश की जमीन सस्ते दर पर लेकर तुम व्यापार कर रहे हो तो तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों नहीं? हम कब कह रहे हैं तुम अपना न्यूनतम योग्यता खत्म करो, योग्यता जो आप मांग रहे हो वो ही मांगो, लेकिन उसमें हमें रिजर्वेशन दे दो। जो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिटी आपकी चाहिए, जो रिटर्न टेस्ट आपको कराना करा लो, उसके बाद हम पास करें तब तो रखो। अपने भाई भतीजे को तो रख लेते हो, नाम पूछ के क्या नाम है, सुनील कुमार, आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है आपको बताएंगे, यानी आपको नहीं रखेंगे, पता लग गया आपकी जाति क्या है। मिश्रा जी कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? अच्छा बनारस से हैं। अरे बहुत अच्छी, आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, ठीक है आप कल से आ जाना। इस तरह का जातिवाद, भेदभाव, पक्षपात खुलेआम हो रहा है। सरकारें भी कर रही है और कोर्ट भी कर रही है। हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 300 वैकेंसी निकली है और 300 वैकेंसी में आपको मजेदार बात बताऊं, चपड़ासी की वैकेंसी है, चपड़ासी की 300 वैकेंसी में 243 वैकेंसी जनरल की है, 243 जनरल की है, 30 वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी तीनों मिलाकर 30 है, 15 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और 12 वैकेंसी फिजिकली चैलेंज्ड। ये है न्याय। जिस कोर्ट में हम न्याय का मंदिर समझ के न्याय के लिए जाते हैं, उसी के अंदर जब वैकेंसीज निकलती है तो अन्याय नजर आता है। मुझे आज भी याद आ रहा है, एक बार एक दिल्ली के एक जज ने मुझे कहा कि हाई कोर्ट में एक वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 4th क्लास की, तो सारे जजों ने कोशिश की मेरा रिश्तेदार लग जाए, मेरा रिश्तेदार लग जाए, चूंकि वहाँ कोई रिटर्न टेस्ट तो होता नहीं था। तो वो जज साहब कह रहे कि यार हम सोच रहे थे एक तो हमारा भी भाई लग जाएगा, लेकिन एक हाईकोर्ट जज की लेडी थी, उनके अकेले की 54 की लिस्ट तो उनके आगे मेरे रखने पड़ेंगे। तो कह रहे वो सारी नौकरी वो हाईकोर्ट के जजों में बढ़ गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों तक को नंबर नहीं मिला। और मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये बात, वो सुनी भी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो कर लें, लड़ाई तो लड़ेंगे, जेल जाके लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। झुकने से काम नहीं चलेगा, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ना बिकेंगे ना डरेंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और ये जो लोग हमारे लोगों को आपस में लड़वा रहे सब क्लासिफिकेशन के नाम पे, मैं अपने उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी से जितनी सफाई कर्मचारी की नौकरी पे तुम नौकरी कर रहे हो, उससे ज्यादा पे जनरल वाले नौकरी कर रहे हैं, पर सफाई का काम तो तुम करते हो, वो तो नहीं करते। उस हक को तो मांग लो। जो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, जहां आप लोग हम लोग आ जाया करते थे, वो रास्ता हमारा बंद कर दिया, उस रास्ते को तो खुलवा लो। जहां तुम्हें मौका वो मौका मिल नहीं रहा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इन सारे तरह की जो नौकरियां, उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, कई कई लाख रुपए फीस चाहिए, मिनिमम 15 लाख और ऊपर करोड़ रुपए तक। वो पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि वो अपने बच्चों को क्वालिफिकेशन करा दे। 0.5% हमारे लोग हैं जो केवल अपने लोगों को इस तरह की पढ़ाई करवा सकते हैं, अपने बच्चों को। 99.5% लोग अपने बच्चों को उस तरह की टेक्निकल जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो नहीं करा सकते, तो वो तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो हकमारी तो आपकी कर कोई और रहा है, लेकिन ये कह के कि दलितों में दलित एक दूसरे का हक मार रहे हैं, लड़वा हमें रहे हो। ये मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम और आप मिल बैठ के समाधान करेंगे, लेकिन आपस में लड़ने की बजाय पहले जो हमारा छीन गया है, उन छीनने वालों को देखेंगे, पहले उसको वापस लेते हैं। पंजाब की सरकार ने अनुसूचित जाति के अंदर 2 क्लासेस बना दिया, उसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया, और उसके बाद सेम काम हरियाणा की सरकार ने किया। फिर 1990 में यही काम आंध्र प्रदेश ने किया, 2000 में यही काम और आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया, जिसके खिलाफ
ईवी चेन्नैया कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जब निर्णय दिया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है और साथ ही साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) का उल्लंघन है। ये समानता का उल्लंघन है, अफसर की स्वतंत्रता और समानता का उल्लंघन है। ये कहते हुए और साथ में कहा कि चूंकि ये होमोजीनियस सोसाइटी है तो ये उपवर्गीकरण उचित नहीं है, जिसके आधार पे जो देवेंद्र सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए और 2006 में इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे दिया पंजाब की और हरियाणा सरकार के द्वारा किए गए उपवर्गीकरण को। लेकिन उसके बाद हरियाणा पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 5 जज की ही बेंच ने फिर से जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये उपवर्गीकरण होना चाहिए। हम पिछली ईवी चेन्नैया वाली जजमेंट से सहमति नहीं रखते, लेकिन चूंकि वो जजमेंट भी 5 जज बेंच की थी और ये जजमेंट भी 5 जजों की खंडपीठ की थी, तो फिर लागू कौन सा हो। अल्टीमेटली एक लार्जर बेंच बनाई गई जिसमें 7 जजों की बेंच बनी और 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त 2024 को वो जजमेंट दिया, जिस जजमेंट पे पूरे देश में एक हाहाकार मचा है। कोर्ट के सामने 4 इश्यूज इन्वॉल्व थे, जिसमें एक तो ये था कि क्या ये आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 का उल्लंघन है। तो पहले एक समय उसी हाई कोर्ट की 5 जज की बेंच ने कहा था कि हाँ ये उल्लंघन है, लेकिन इस 7 जज की बेंच ने 6 और 1 के अनुपात से कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 341(2) का उल्लंघन नहीं है। दूसरा इशू उनके सामने था कि क्या ये आर्टिकल 14, 15(4), 16(4) का उल्लंघन है। पिछली 5 जज की बेंच ने कहा था हाँ ये उल्लंघन है, लेकिन इस बार 7 जज की बेंच ने 6-1 के अनुपात में कहा कि नहीं ये उल्लंघन नहीं है। और तीसरी बात, उसमें तीसरा इशू उनके सामने था, क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, सब क्लासिफिकेशन कर सकती है, उपवर्गीकरण कर सकते हैं अनुसूचित जाति के अंदर। तो कोर्ट ने कहा हाँ कर सकती है, जबकि पिछली 5 जज बेंच ने कहा था कि नहीं कर सकती। और चौथा सब्जेक्ट उनके सामने इशू था जो उन्हें डिसाइड एडजुडिकेट करना था, वो था कि क्या ये जो क्लास है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है या फिर होमोजीनियस सोसाइटी है। तो पहली वाली ने कहा था ये होमोजीनियस सोसाइटी है और दूसरी ने कहा नहीं ये होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। यानी पहले जजमेंट की चारों बातों को पूरी तरह दरकिनार करके जजमेंट दे दिया। तो 4 इशू इन्वॉल्व थे और 4 इशू एडजुडिकेट करने थे, 4 कर दिए। ये इशू कोर्ट के सामने विचाराधीन ही नहीं था कि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जजेस ने 4-3 की रेशियो से अपनी मर्जी से ये भी डिसाइड कर दिया, मतलब सरकारों को ये चाहिए नहीं, सलाह दी जाती है कि सरकारें क्रीमी लेयर पे करें। चूंकि मंडल कमीशन वाली जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट थी 92 की, उसके अंदर वो केवल ओबीसी की बात नहीं करती बल्कि वो जजमेंट SC/ST की भी बात करती है। यानी अननेसेसरी वहाँ से उठा के उसको भी डिसाइड कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एक सलाह दे डाली कि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, एक और झगड़ा पैदा करवा दिया।